नमस्कार दोस्तों, मैं गजन गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचालक का जो एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। ए है हेमावती, सी है इंद्रावती, बी है अर्कावती और डी है अमरावती। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इंद्रावती नदी। जो इंद्रावती नदी है ना, ये कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका इंद्रावती नदी है ये तो आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलिए इंद्रावती नदी के बारे में कुछ कुछ तथ्य आप लोगों को बता देता हूँ। इंद्रावती नदी, इसका जो उद्गम है ये उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर पहाड़ी से हुआ है। उड़ीसा के कालाहांडी जिला के मुंगेर पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है। इंद्रावती नदी की हम लोग छत्तीसगढ़ में लंबाई की बात करते हैं तो 264 किलोमीटर। कितना? 264 किलोमीटर। और इंद्रावती नदी पे ही भारत का नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट चित्रकूट वाटरफॉल निर्मित है। इसमें कौन सा वाटरफॉल निर्मित है? चित्रकूट वाटरफॉल निर्मित है। और इस इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था मंदाकिनी नदी। इसका प्राचीन नाम क्या था जी आपका? मंदाकिनी नदी। ठीक है, सभी बातों को आप लोग को याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को तो सही आंसर आपका इंद्रावती नदी आ जाएगा, लेकिन चलो अब हम लोग कावेरी नदी के बारे में भी जानते हैं, कावेरी नदी के बारे में भी। क्योंकि भैया कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो जाहिर सी बात है कावेरी नदी के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो कावेरी नदी का अगर उद्गम की बात करते हैं तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है ना। इसका अगर उद्गम की बात करते हैं तो कहाँ से हुआ है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से क्या हुआ है? इसका उद्गम हुआ है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई कितना है कावेरी नदी का? तो 800 किलोमीटर। कितना है जी? 800 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर इस कावेरी नदी की सहायक नदी की बात करते हैं, इसकी अगर हम लोग सहायक नदी की बात करते हैं तो याद रखिएगा आपका हेमावती है ना, इंपॉर्टेंट है। हेमावती हो जाएगा। हेमावती के बाद आपका भवानी आपको याद रखना है। भवानी के बाद आपका अमरावती आपको याद रखना है। अमरावती। अमरावती के बाद आपको याद रखना है जी काबिनी। क्या? काबिनी है ना। काबिनी भी इसकी सहायक नदी के नाम है ना। साथ ही साथ अर्कावती हो जाएगा। अर्कावती। अर्कावती के साथ साथ सिमसा हो जाएगा है ना। सिमसा सिमसा। सिमसा के साथ साथ आपका हेमावती हो जाएगा है ना। हेमावती तो मैंने बता दिया, सिमसा है ना। सिमसा के बाद आपका हिरांगी भी हो जाएगा। हिरांगी। हिरांगी भी इसकी सहायक नदी के नाम है। और एक और है जी आपका लोका पावनी है ना। लोका पावनी। लोका पावनी। ये भी ना कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो सभी तथ्यों को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका कावेरी नदी है ना, ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। ये जो कावेरी नदी है ये भारत में ना दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है जिसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर आपका इंद्रावती नदी हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है नदियों और सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपको सुमेलित नहीं है। गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा और लूनी, सुकरी। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा जो आपका युग्म है वो आपका सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन, गंगा पेनगंगा। जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया ना, सबका आंसर आपका सही है जी। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्योंकि जो आपका पेन गंगा है ना, पेन गंगा ये तो आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जो आपका पेन गंगा नदी है, ध्यान रखना, जो पेन गंगा नदी है ना, पेन गंगा नदी, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है जी? ये तो आपको गोदावरी नदी की, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है? गंगा नदी की सहायक नदी बोला जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी मैंने गोदावरी नदी के बारे में आप लोग को बता भी दिया, पढ़ाया भी है कि गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो आपका महाराष्ट्र के नासिक के ना त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से किसका? गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। अगर गोदावरी नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की कुल लंबाई है। और गोदावरी नदी के बारे में ध्यान रखना, ये प्रायद्वीपीय भारत की ना सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपी, ये प्रायद्वीपीय भारत की ना, प्रायद्वीपीय भारत की क्या है आपका सबसे बड़ी क्या है आपका नदी है। इसको भी आप लोग को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसकी अगर सहायक नदी की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सब याद रखिएगा। अगर गोदावरी नदी की हम लोग सहायक नदी की बात करते हैं है ना, सहायक नदी कौन कौन से है? तो पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा। ध्यान रखना, पूर्णा हो जाएगा, पूर्णा के साथ साथ वर्धा हो जाएगा, वर्धा के साथ साथ पेनगंगा। पूर्णा हो गया, वर्धा हो गया, पेनगंगा हो गया, साथ ही साथ वेन गंगा हो गया। पेन गंगा के बाद वेन गंगा, वेन गंगा के बाद आपका इंद्रावती नदी।
इंद्रावती नदी है ना, इंद्रावती नदी। और साथ ही साथ एक और नदी है जो आपको प्राणहिता, प्राणहिता नदी। ये सब क्या है, गोदावरी नदी की आपको सहायक नदियां है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो, तो इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखो, अगर मैं गंगा नदी की बात करता हूँ, गंगा नदी, गंगा नदी की बात करता हूँ, तो सबको पता होगा गंगा नदी की कुल लंबाई, अगर इसके टोटल लंबाई की बात करें तो 25-25 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है भैया, 25-25 किलोमीटर है, ठीक है। और गंगा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में ना। ये अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भारतीय नदियों में सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है, जो गंगा नदी अपोहा तंत्र है ना, ये आपको ध्यान रखना। भारतीय नदियों में, भारतीय नदियों में इसका सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, अपवाह तंत्र है। भारतीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर गंगा नदी की सहायक नदी की बात करते हैं, गंगा नदी की अगर मैं आप लोग को सहायक नदी की बात करूं, तो मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अगर बाएं तट की सहायक नदी बोलेगा, बाएं तट से है ना, बाएं तट से सहायक नदी बोलेगा, तो राम गंगा हो जाएगा, राम गंगा। राम गंगा के बाद गोमती हो जाएगा, गोमती के बाद घाघरा हो जाएगा, घाघरा के बाद गंडक हो जाएगा, ठीक है। गंडक के बाद आपको ध्यान रखना है बागमती, कोशी, है ना। गंडक के बाद आपका बागमती हो जाएगा, बागमती के बाद कोशी हो जाएगा, कोशी के बाद आपका महानंदा, ठीक है। ये सब आपका बाएं तट से गंगा नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। वही अगर पूछेगा आपका दक्षिणी तट की सहायक नदियां या दाएं तट की सहायक नदियां, है ना, दाएं तट की सहायक नदी अगर आपसे पूछेगा, है ना, दाएं तट की सहायक नदियां, तो यमुना हो जाएगा, ठीक है। याद रखना आपका यमुना हो जाएगा, यमुना के साथ साथ आपका टोन हो जाएगा, टोन के बाद आपका सोन हो जाएगा, है ना। यमुना, टोन, सोन, और एक और है जो आपका कर्मनाशा, ध्यान रखना, कर्मनाशा, कर्मनाशा नामक नदी। ये सब क्या है आपका, आप दाहिने तट की प्रमुख नदियां हैं, किसकी, गंगा नदी की सहायक नदियां, है ना। बाकी और देखो यहाँ पर दिया गया आपको कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की बात करते हैं हम लोग, कृष्णा नदी की बात करते हैं, तो कृष्णा नदी की लंबाई, कुल लंबाई लगभग ना 1402 किलोमीटर है। कितना है, लगभग बात करो ना, 1402 किलोमीटर है कृष्णा नदी की कुल लंबाई। और ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना। सबसे पहली नदी प्रायद्वीपीय भारत की तो आपका ये हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो कृष्णा नदी है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना, ये प्रायद्वीपीय भारत की ना, ये प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी क्या, आपका सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर कृष्णा नदी के उद्गम की बात करते हैं, तो ध्यान रखना आपका महाराष्ट्र के ना, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में ना, महाबलेश्वर के पास से क्या हुआ है, इसका उद्गम हुआ है। मतलब महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है, यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर कृष्णा नदी की हम लोग सहायक नदी की बात करते हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी तो तुंगभद्रा, आपने नाम तो सुना होगा, तुंगभद्रा, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी आपका तुंगभद्रा, है ना, तुंगभद्रा नदी हो जाएगा। तुंगभद्रा के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, जब आपका कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, है ना, कोयना हो जाएगा। कोयना के साथ साथ आपका घाट प्रभा हो जाएगा, घाट प्रभा के साथ साथ आपको याद रखना है माल प्रभा हो जाएगा, माल प्रभा। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, और क्या होगा जब आपका माल प्रभा हो जाएगा। साथ ही साथ आपका मूसी और भीमा, ठीक है, ध्यान रखना, आपका मूसी भी हो जाएगा, मूसी, मूसी के साथ साथ और क्या हो जाएगा, जब आपका भीमा हो जाएगा। तो ये सब किसकी सहायक नदी है, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदी। जितना बता रहा हूँ सब ध्यान रखिए, गोदावरी नदी की सहायक नदी बता दिया, गंगा नदी की सहायक नदी बता दिया, कृष्णा नदी की सहायक नदी बता दिया, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीना। लेकिन ध्यान रखना, ये जो तुंगभद्रा नदी है ना, तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा नदी की ना सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूछ सकता है कि कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो क्या बताओगे जी, तुंगभद्रा आप लोग को बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आ गया सबको समझ में। तो कहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है, ये सब भी ध्यान रखना है। मैंने बताया कृष्णा नदी का उद्गम है, ये आपका महाबलेश्वर की पहाड़ी से हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लूनी नदी, लूनी नदी भी आपका ऑप्शन में है, लूनी नदी भी आपको ऑप्शन में, तो ऊपर में लिख रहा हूँ, देखो मैं लूनी नदी के बारे में, किसके बारे में, लूनी नदी के बारे में ऊपर में आप लोग को बता रहा हूँ। अगर लूनी नदी की बात करते हैं ना, आपका इसका जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है, ध्यान रखना आपका अरावली पहाड़ियों से हुआ है। जो आपका लूनी नदी है, इसका अगर उद्गम की बात करते हैं, तो कहाँ से, अरावली पहाड़ियों से, ठीक है, अरावली, अरावली पहाड़ियों से, अरावली पहाड़ियों से क्या हुआ है, लूनी नदी का उद्गम हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं लूनी नदी की, अगर हम लोग कुल लंबाई की बात करते हैं, हालांकि इसकी लंबाई से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ध्यान रखना 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर लूनी नदी की कुल लंबाई है, ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर लूनी नदी, लूनी नदी के एक और नाम की बात करते हैं, तो लूनी नदी को ना लवणी नदी के नाम से जानते हैं, किस नाम से, लवणी, है ना, इसको लूनी नदी को लवणी, है ना, लवणी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी को लवणी नदी कहते हैं, तो क्या बताओगे जी, लूनी नदी को ही आपका लौनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते
हैं आपका लूनी नदी की सहायक नदी के बारे में, तो ध्यान रखना इसकी सहायक नदी क्या क्या हो जाएगा आपका, सरस्वती, है ना। इसकी सहायक नदी हो जाएगा जब आपका सरस्वती, लूनी नदी की सहायक नदी सरस्वती हो जाएगा। सरस्वती के बाद आपको ध्यान रखना है आपका बूंदी, है ना। सरस्वती के बाद आपका बूंदी हो जाएगा। बूंदी के बाद आपको याद रखना है सुकरी, है ना। बूंदी के बाद आपका सुकरी। सुकरी के बाद आपको याद रखना है जवाई, जवाई। तो ये सब किसकी सहायक नदी है, ये सब आपका लूनी नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। और ये जो आपका लूनी नदी है ना, ये राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में दलदली भूमि में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। मैंने क्या बोला, ये जो लूनी नदी है ये राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में क्या हो जाती है, दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन। देखो मैंने सब चीज को बता दिया ना, मैं रिवीजन पर्पज से आप लोगों को पूरा क्लास करा रहा हूँ, मतलब अच्छे से आप लोग रिवीजन भी करिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देखो, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है, आपको बताना है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका देवप्रयाग। जिन्होंने आपका डी ऑप्शन लगाया ना, सबका आंसर आपका सही है। ध्यान रखना, जो आपका अलकनंदा और भागीरथी है ना, इन नदियों के संगम पर देवप्रयाग अवस्थित है। और ध्यान रखना, इसी संगम के बाद ये नदियां संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। इसी आपका जो संगम है ना, इसके बाद से जो ये नदियां हैं वो संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, जब गंगा कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, देवप्रयाग। तो जिन्होंने जिन्होंने आपका देवप्रयाग लगाया, जिन्होंने आपका देवप्रयाग लगाया, सबका आंसर आपका सही है। चलो अब मैं कुछ कुछ चीजें और आप लोग को बता देता हूँ, कुछ कुछ चीजें और आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग ने पढ़ा होगा विष्णु प्रयाग, आपने पढ़ा होगा विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन से नदियों का संगम होता है, तो धौली गंगा और अलकनंदा, है ना। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, धौली गंगा और आपका अलकनंदा, अलकनंदा नदी का क्या होता है, संगम होता है, कहाँ, विष्णु प्रयाग में, ठीक है। अगर बात करते हैं कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग में कौन कौन सा नदी का संगम होता है भाई, सबको पता होगा, पिंडार और अलकनंदा नदी, ठीक है, पिंडार नदी और अलकनंदा। पिंडार और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है, कर्णप्रयाग में होता है। उसी प्रकार अगर अगर आपसे पूछता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी का संगम होता है, तो क्या बताओगे आप, रुद्रप्रयाग में ना मंदाकिनी और अलकनंदा का, किसका, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा, इसका संगम कहाँ होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। और ध्यान रखना, अगर देवप्रयाग पूछेगा, देवप्रयाग, तो देवप्रयाग में कौन कौन से नदी का संगम होता है, अभी जस्ट मैंने बताया, भागीरथी और अलकनंदा, इसका, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है, जब आपका देवप्रयाग में होता है। तो सभी तथ्यों को ध्यान रखना है, इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो जिन्होंने आपका डी ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। और ध्यान रखना, मैंने इसका सही आंसर क्या कहा, देवप्रयाग। और देवप्रयाग में जो संगम होता है, इसी संगम से, है ना, ये जो आपको जो नदियां है, कौन कौन सी नदियां, भागीरथी और अलकनंदा, ये नदियां संयुक्त होकर आपका क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, ए महानदी, दूसरा कृष्णा, तीसरा नर्मदा, चौथा कावेरी। दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर आप लोग को चुनना है। क्या बोल रहा है कि कौन सी नदियां नदियां भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नदियां हैं, महानदी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिसका सही आंसर आपका देखो केवल तीन, है ना। तो जिन्होंने आपका सी ऑप्शन लगाया, जिन्होंने आपका सी ऑप्शन लगाया है, सबका आंसर आपका सही है। इसका सही आंसर आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। तो नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। अगर नर्मदा नदी की बात करते हैं तो कौन सी तरफ प्रवाहित होती है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो आपका महानदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया, ठीक है। देखो ध्यान रखना, आपका महानदी हो गया, कृष्णा हो गया और आपका कावेरी, है ना, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सब आपका देखा जाए, ये सब देखा जाए तो ये आपका पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी दिशा की ओर, जब आपका पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर देखा जाए तो महानदी है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, कृष्णा नदी भी और आपका कावेरी नदी भी। लेकिन नर्मदा नदी अपना जल आपको अरब सागर में गिराती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जबकि महानदी, कृष्णा और कावेरी ये आपका पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। वैसे देखा जाए तो आपका ये सभी नदियां, आपका महानदी भी हो गया, कृष्णा नदी भी हो गया, नर्मदा नदी भी हो गया, कावेरी भी हो गया, ये सब के सब आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये सब क्या है आपका प्रायद्वीपीय, ये सब क्या है जब आपका प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है क्लास में, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ठीक है। चलो अब जबरदस्त चीज आपको बता रहा हूँ, ये आपको रिवीजन पर्पज से क्लास को करना है। अगर बात करता हूँ मैं नर्मदा नदी का, है ना, नर्मदा नदी की बात करता हूँ, याद करते चलना मेरे साथ आप लोग को। लंबाई आपका इसका 13-12 किलोमीटर है, लंबाई कितना है इसका, 13-12 किलोमीटर है नर्मदा नदी का। उद्गम कहाँ से हुआ है, अमरकंटक की पहाड़ी से, इसका उद्गम अमरकंटक,
अमरकंटक की पहाड़ी से क्या हुआ है, इसका उद्गम हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। और ये अपना जल कहाँ गिराती है, ये आपका अरब सागर में, ठीक है, ये अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर, अरब सागर में अपना जल को गिराती है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है ना। और ये नर्मदा नदी है, अगर नर्मदा नदी की अगर मैं सहायक नदी की बात करूं तो याद रखना है तवा शक्कर, है ना, याद रखना है तवा हो जाएगा, तवा के बाद आपका शक्कर हो जाएगा, शक्कर के बाद हिरण हो जाएगा, तवा हो जाएगा, शक्कर हो जाएगा, हिरण हो जाएगा, हिरण के बाद एक और है गंजाल, है ना, गंजाल, तवा शक्कर हिरण गंजाल, और एक और है जी आपको याद रखना ओरसंग, है ना, ओरसंग, ये सब किसकी सहायक नदी है, ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदी है। देखो इसी प्रकार से मैं आप लोग को पूरा रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। ये तो नर्मदा नदी हो गया। अब बात करते हैं कृष्णा नदी, है ना। अभी हालांकि कृष्णा नदी के बारे में आप लोग को बताया था। अगर कृष्णा नदी की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितना है, 1402 किलोमीटर, लगभग आपका 1402 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर आपका कृष्णा नदी के उद्गम की बात करते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो मैंने बताया था आप लोग को महाबलेश्वर, है ना, आपका महाबलेश्वर की पहाड़ी से, कहाँ जी, महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ी से इसका क्या हुआ है, आपका उद्गम हुआ है। और ये अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में, ये अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और अभी मैं आपको कृष्णा नदी की आप लोग को सहायक नदी के नाम आप लोग को बताया था, है ना, सहायक नदी कौन कौन सी है, मैंने बताया था तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, है ना, आपका तुंगभद्रा हो जाएगा, जो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के बाद आपको बताया था मैंने भीमा, भीमा के बाद मैंने आप लोग को बताया था मूसी, है ना, तुंगभद्रा हो जाएगा, भीमा हो जाएगा, मूसी हो जाएगा, मालप्रभा हो जाएगा, है ना, मालप्रभा, मालप्रभा, मालप्रभा के साथ साथ याद रखना है आपको कोयना, मालप्रभा के बाद क्या हो जाएगा, जब आपको कोयना हो जाएगा, कोयना के बाद आपको याद रखना है आपका पंचगंगा, ठीक है, पंचगंगा, ये सब आपका किसकी सहायक नदी है, आपका कृष्णा नदी की। अब बात करते हैं हम लोग महानदी का, अब हम लोग बात करते हैं महानदी। तो महानदी की अगर हम लोग टोटल लंबाई की बात करते हैं तो महानदी की कुल लंबाई कितना है, आप लोग को पता ही होगा, कुल लंबाई कितना है जी, आपको कुल लंबाई कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलो ऐसे करते हैं भैया, मैं बता देता हूँ, महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, और हमारे छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर में ये प्रवाहित होती है। और महानदी को हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर हम लोग महानदी के उद्गम की बात करते हैं तो सिहावा पहाड़ी से, सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, जिसको सुक्ति मुक्ति पर्वत के नाम से भी आपको जाना जाता है, जो कि धमतरी जिला में, कहा आपका धमतरी जिला में है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी अपना जल कहाँ गिराती है, ये भी जल अपना बंगाल की खाड़ी में, ये भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी महानदी की तो बहुत सारी सहायक नदियां है ना, जैसे कुछ एग्जाम्पल बताते हो, जैसे शिवनाथ हो जाएगा, हसदेव हो जाएगा, मांड हो जाएगा, केलो हो जाएगा, है ना, ईब हो जाएगा, जोक नदी हो जाएगा, है ना, आपका तेल नदी, ये सब आपका महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, है ना, ये तो आपने छत्तीसगढ़ में पढ़ा ही होगा। अब बात करते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के बारे में भी मैंने आप लोग को पढ़ाया भैया, कावेरी नदी के बारे में भी। तो कावेरी नदी की अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ तो लगभग 800 किलोमीटर, कितना, लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आपका इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हुआ है, कहाँ से हुआ है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ना, इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना। और ये भी अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में, ये भी अपना जल कहाँ गिराती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसके मैं सहायक नदी की बात करता हूँ, कावेरी नदी की अगर मैं सहायक नदी की बात करता हूँ तो काबिनी हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा काबिनी, काबिनी के साथ साथ आपका अमरावती हो जाएगा, अमरावती, अमरावती के साथ साथ भवानी हो जाएगा, भवानी, भवानी के साथ साथ ध्यान रखना आपका अर्कावती हो जाएगा, अर्कावती, अर्कावती के साथ साथ ध्यान रखना आपका हिरंगी। ये सब किसकी सहायक नदी है, ये सब आपका कावेरी नदी की सहायक नदी है। अब देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, भले समय लग रहा है लेकिन अच्छे से आप लोग का रिवीजन भी हो रहा है। आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। आपको क्या करना है, सिंधु नदी की सहायक नदियों को आपको उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आपको व्यवस्थित करना है। पहला चिनाब, दूसरा झेलम, तीसरा रावी, चौथा आपका सतलज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। ए है 4-3-1-2, और बी है आपका 2-3-1-4, और सी है आपका 1-2-3-4, और आपका डी है 2-1-3-4। आप बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा। सिंधु नदी की सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका डी ऑप्शन, है ना, इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन, 2-1-3-4, इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 2-1-3-4, ठीक है। तो इसका आपका क्या बोला गया था, आपका उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। अगर मैं सिंधु नदी की प्रमुख 5 सहायक नदी के क्रम की बताऊं, है ना, अगर मैं सिंधु नदी के प्रमुख 5 सहायक नदी का क्रम बताऊं अगर उत्तर से दक्षिण की ओर, तो क्या होगा आपका, झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, चिनाब, उसके बाद क्या होगा, रावी, ब्यास, सतलज, है ना, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, रावी के बाद व्यास, व्यास के बाद आपका सतलज, सतलज, यही क्या आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या है, इनकी सहायक नदियों का क्रम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं सबके बारे में बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। अगर बात करते हैं झेलम नदी का, अगर हम लोग बात करते हैं झेलम नदी, तो झेलम नदी का जो उद्गम हुआ है ना, ये आपका पीर पंजाल रेंज से हुआ है, कहाँ से हुआ है, पीर पंजाल रेंज से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका उद्गम आपका पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल,
पीर पंजाल रेंज से हुआ है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका झेलम नदी है ना, इसकी अगर मैं सहायक नदी की बात करता हूँ तो इसकी में सहायक नदी है ना, सहायक नदी ध्यान रखिएगा, इसके सहायक नदी की बात करते हैं तो कम से कम एक दो आप लोग को याद रखना है, जैसे कि आपका नीलम हो जाएगा, है ना, नीलम, नीलम इसकी सहायक नदी का नाम है, नीलम नदी। साथ ही साथ एक दो और नदी का नाम है, जैसे कि आपका लीदर हो जाएगा, नीलम के बाद लीदर इसकी सहायक नदी का नाम है ना। आगे बात करते हैं। और यही जो झेलम नदी है, ये जो झेलम नदी है, इसका ना ऋग्वैदिक कालीन नाम की बात करते हैं तो आपका झेलम नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या था, वितस्ता था। क्या था जब, आपको वितस्ता था, है ना। चलो आगे बात करते हैं। चिनाब नदी, ये जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी ध्यान रखना, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और इसी चिनाब नदी को ना आपका हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। ये आपका सिंधु की, ये सिंधु की ध्यान रखना, ये सिंधु की सबसे बड़ी, ये सिंधु की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसी चिनाब नदी को ही, इसी चिनाब नदी को ही आपका हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, चिनाब नदी को, इंपॉर्टेंट है जी, है ना। और इसका अगर मैं ऋग्वैदिक कालीन नाम की बात करता हूँ तो अस्किनी, आप लोग ने पढ़ा होगा, ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या आपका, अस्किनी हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आपका रावी नदी का। अब हम लोग बात करते हैं रावी नदी। तो रावी नदी का जो आपका उद्गम है, रावी नदी का अगर हम लोग उद्गम की बात करते हैं, अच्छा पहले ये देखो, चिनाब नदी का उद्गम भी याद कर लीजिए। चिनाब नदी का अगर उद्गम की बात करें तो चिनाब नदी का जो उद्गम है ना, ये आपका बारह लाचला दर्रे है ना, बारह लाचला दर्रे के समीप हुआ है, बारह लाचला, बारह बारह लाचा दर्रे के समीप से क्या हुआ, इसका उद्गम हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रावी नदी का, किसका, रावी नदी का, है ना। तो रावी नदी का जो उद्गम है, अगर इसके ओरिजिन की बात करते हैं, कम से कम उद्गम ध्यान रखना है आप लोग को। रावी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से हुआ है आपका, हिमाचल प्रदेश में ना, रोहतांग दर्रे के पास से, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से क्या हुआ है, रावी नदी का उद्गम हुआ है, इसको इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं रावी नदी के बाद आपका सतलज नदी। और देखो रावी नदी का अगर ऋग्वैदिक कालीन नाम की बात करते हो तो परुष्णी नदी क्या हो जाएगा, जब आपका परुष्णी नदी हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका सतलज नदी। तो जो सतलज नदी है, इसका उद्गम ना आपका तिब्बत के पठार के राक्षस ताल झील से हुआ है ना, इसका ध्यान रखना, इसका उद्गम आपका तिब्बत के पठार के राक्षस ताल झील से, राक्षस ताल झील से क्या हुआ है आपका, सतलज नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया सभी नदियों के उद्गम स्थल के बारे में। इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस, आपको ध्यान रखना है, कैसा सीक्वेंस, सिंधु, सिंधु उसके बाद झेलम, सिंधु झेलम, झेलम के बाद आपका चिनाब, चिनाब के बाद आपका रावी ब्यास सतलज, सिंधु झेलम चिनाब, रावी व्यास सतलज, ये है ना। तो सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, इसी सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है उत्तर से दक्षिण की ओर। चलो आगे बात करते हैं। गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। आपको क्या करना है, गंगा नदी की आपको निम्न सहायक नदियों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। पहला गंडक, दूसरा कोशी, तीसरा घाघरा, चौथा गोमती। उपयुक्त नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम कौन सा है, क्या बोल रहा है देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम कौन सा है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आपका, देखो पहला देखो ए ऑप्शन है 3 4 1 2, बी है 2 1 3 4, सी है 2 3 1 4 और डी है 1 2 4 3। इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन जाएगा 2 1 3 4, इसका सही आंसर आपका 2 1 3 4। मतलब आपका देखो पूर्व से पश्चिम, तो पहले क्या आएगा, कोशी आएगा, कोशी के बाद आपका आएगा गंडक, गंडक के बाद क्या आएगा जी आपका घाघरा, घाघरा के बाद क्या आएगा, गोमती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घाघरा के बाद ये क्या आएगा आपका का गोमती आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या आपका गंगा नदी के ना पूर्व से पश्चिम की ओर का क्या आपका सही क्रम हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोशी नदी के बारे में पता होगा, कोशी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बिहार का शोक, कोशी नदी को ना बिहार के शोक के नाम से इसको जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपका कोसी नदी है अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना, अपने मार्ग को परिवर्तित करती रहती है ना। और इससे बिहार का कोस कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बिहार का आपका शोक, जी कोस बोल दिया था, बिहार के इसको क्या बोलते हैं, शोक कहा जाता है। आगे बात करते हैं गंडक नदी के बारे में, है ना, गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। ये जो आपको गंडक नदी ना, ये आपको कहाँ से निकलती है जी, नेपाल हिमालय से। जो गंडक नदी है वो नेपाल हिमालय से निकलती है, कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना। और ये ना आपका पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिलती है, ये जो आपको गंडक नदी है, ये पटना के निकट सोनपुर में कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में, घाघरा नदी के बारे में भी आप लोग को पता होगा, मैंने बताया था आपका इसका जो उद्गम है ना, ये आपका तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के निकट आपका मापचा चुंगो हिमनद से होता है, कहाँ से होता है आपका, मापचा चुंगो हिमनद से इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो आपका घाघरा नदी है, ये जो आपका घाघरा नदी है, इसके बारे में ध्यान रखना, इसका जो ये जो घाघरा नदी है, ये बिहार में छपरा के निकट, कहाँ जो आपका बिहार में, ये बिहार में,
ये बिहार में ना छपरा के निकट, बिहार में छपरा के निकट किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। मैंने क्या बताया? घाघरा नदी का अगर मैं उद्गम की बात करता हूँ तो मैंने बताया भैया मापचा चुंगो हिमनद, ठीक है। कहाँ? मापचा, मापचा चुंगो हिमनद से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। और मैंने बताया कि ये आपका बिहार में छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं गोमती नदी के बारे में। किसके बारे में? गोमती नदी के बारे में, है ना। तो ये जो आपका गोमती नदी है, गोमती नदी है, ये ना आपका वो जो वाराणसी है, वाराणसी, है ना, तो वाराणसी से कुछ दूर पर ये गंगा नदी में मिलती है। गोमती नदी है ना, ये आपका वाराणसी से, वाराणसी से कुछ दूरी पर किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। और इसी गोमती नदी, इसी गोमती नदी के आपका तट पर ना, इसी तट पर आपका सुल्तानपुर शहर स्थित है, लखनऊ स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका 2134, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। कोसी, कोसी के बाद आपका गंडक, है ना, ये आपका पूर्व से पश्चिम का है ना, उसके बाद आपका घाघरा, घाघरा के बाद आपका गोमती, घाघरा के बाद क्या होगा? जब आपका गोमती हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। देखिए, अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है? मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया भी था। अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग? बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा जो आपको कर्णप्रयाग। क्या बोला है? अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर मैंने बताया था जो आपका विष्णुप्रयाग, ठीक है, जो विष्णुप्रयाग है, विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है। यहाँ धौली गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का संगम हुआ है। अगर बात करता हूँ मैं कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी का संगम हुआ है भाई? पिंडार नदी और अलकनंदा। यहाँ पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का क्या हुआ है? आपका संगम हुआ है। आगे बात करते हैं हम लोग। अगर रुद्रप्रयाग की बात करते हैं, किसकी? रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन से आपका नदी का संगम हुआ है? रुद्रप्रयाग में मैंने बताया था आप लोग को मंदाकिनी और अलकनंदा। यहाँ मंदाकिनी, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम हुआ है। और वही अगर बात करते हैं देवप्रयाग, तो देवप्रयाग में कौन कौन से नदी का संगम हुआ है? भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। यहाँ आपका भागीरथी और किसका जी? अलकनंदा नदी का क्या हुआ है? संगम हुआ है, ठीक है। चलो, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्णप्रयाग हो जाएगा। जिन्होंने कर्णप्रयाग लगाया सबका आंसर आपका सही होगा। आगे बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की तीन महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत वृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियां हैं? कौन सी वे नदियां हैं आपको बताना है। ए है सिंधु, झेलम और सतलज, बी है सतलज, यमुना और ब्रह्मपुत्र, सी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, और डी है आपका सतलज, झेलम और आपका यमुना। बताना है जी। बोल रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप की तीन महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत वृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। जिन्होंने आपको सी ऑप्शन लगाया ना, सबका आंसर आपका सही है। अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करता हूँ, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो इसका जो ओरिजिन है, ये आपका मानसरोवर झील के पास ना आपका चेमायुंग ग्लेशियर से, ठीक है। मानसरोवर झील के पास आपका चेमायुंग, चेमायुंग, चेमायुंग ग्लेशियर से, चेमायुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। मानसरोवर झील के पास चेमायुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। वही अगर मैं बात करता हूँ सिंधु नदी का, वही अगर मैं बात करता हूँ सिंधु नदी का, तो जो आपका सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी का जो उद्गम है, ये आपका कैलाश श्रेणी में देखा जाए, कैलाश श्रेणी में देखा जाए तो इसका जो आपका उद्गम है वो आपका बोखरचू के निकट ना एक आपका हिमनद से हुआ है। आपका बोखरचू, बोखरचू ध्यान रखना आपका, बोखरचू के निकट एक हिमनद से हुआ है। किसका? आपका सिंधु नदी का उद्गम। वही अगर बात करते हैं सतलज नदी, सतलज नदी का तो मैंने आप लोग को बता दिया था, सतलज नदी है, इसको उद्गम आपका राक्षस ताल, राक्षस ताल झील से हुआ है, ठीक है। राक्षस ताल, ध्यान रखना आपका, राक्षस ताल, राक्षस ताल झील से हुआ है। और ये सब किसके निकट है? मानसरोवर झील के निकट है। सब किसके निकट है? मानसरोवर झील के निकट है। सभी बातों को ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? बढ़िया प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उसकी नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? नर्मदा, तापी, उसके बाद आपका साबरमती, माही, फिर तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, फिर साबरमती, नर्मदा, तापी, माही, और नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। जबरदस्त प्रश्न है यार ये, है ना। देखो, बताना कि कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उसके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है, घटते आकार के आधार पर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है।
ठीक है। अब बारी बारी से मैं बताता हूँ सबके बारे में। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ ये अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। नर्मदा नदी की अगर मैं उद्गम की बात करता हूँ तो अमरकंटक अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है ना। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है जी, है ना। सहायक नदी तो मैंने आप लोग को बताया था, ओरसंग बताया था, तवा बताया था, शक्कर बताया था, हिरन बताया था, गंजाल बताया था, ठीक है। ये सब आपका नर्मदा नदी की सहायक नदी है। वापस से चीजों को नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा करता हूँ भाई, लिख के देता हूँ भाई, है ना। नर्मदा नदी की अगर मैं सहायक नदी की बात करता हूँ तो ओरसंग हो जाएगा। ओरसंग के साथ साथ धारक में तवा, तवा के बाद आपका शक्कर, शक्कर के बाद हिरन, तवा के बाद शक्कर, शक्कर के बाद हिरन, हिरन के बाद गंजाल, है ना, गंजाल, गंजाल, ठीक है, गंजाल के बाद आपका बंजर। ये सब आपका नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और इसी आपका नर्मदा नदी पर ही आपका सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना ये कौन सी नदी पर निर्मित है? तो आपका नर्मदा नदी पर निर्मित है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब देखो तापी नदी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं तापी नदी का, किसका? नर्मदा नदी तो मैंने बता दिया, अब बात करते हैं तापी नदी के बारे में। ये जो आपका तापी नदी, इसको ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। आपका इसका जो उद्गम है ना, इसका जो उद्गम है आपका मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ना, एक मुल्ताई नामक स्थान है। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के आपका मुल्ताई नामक स्थान से क्या हुआ है? तापी नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करते तो 724 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितना है आपका? 724 किलोमीटर लंबाई आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगर तापी नदी के सहायक नदी की बात करते हैं, इसकी अगर हम लोग सहायक नदी की बात करते हैं तो कुछ कुछ नदियों के नाम आप लोग को याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गिरना, पूर्णा, है ना, ध्यान रखना आपका। गिरना हो जाएगा, गिरना, गिरना के साथ साथ आपका पूर्णा करके भी इसकी सहायक नदी है। गिरना के बाद आपका पूर्णा हो जाएगा। पूर्णा के बाद आपको याद रखना है मोरना, है ना, मोरना हो जाएगा। गिरना, पूर्णा, मोरना, ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। ये सब किसकी? तापी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं माही नदी। अब हम लोग बात करते हैं जी आपका माही नदी का। तो अगर माही नदी के उद्गम की बात करते हैं, है ना, माही नदी का जो आपको उद्गम की बात करते हैं तो विंध्याचल श्रेणी से, ध्यान रखना, विंध्याचल श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। अगर ये सबका उद्गम स्थल याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन जो मेन मेजर मेजर जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गया, इसका आपको याद होना चाहिए। तो माही नदी का जो उद्गम है विंध्याचल श्रेणी से, कहाँ से? विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी से क्या हुआ? इसका उद्गम हुआ है। अगर अगर मैं माही नदी की लंबाई की बात करता हूँ तो माही नदी की लंबाई कितना है भैया? इसका लंबाई है 583 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई कितना है? 583 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यही जो आपका माही नदी है ना, यही आपको कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये जो माही नदी है, यही नदी है ना, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को ये आपका दो बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आगे आपका साबरमती नदी, मतलब देखो नर्मदा की लंबाई कितना है? 1312। तापी नदी की लंबाई कितना है? 724। माही नदी की लंबाई कितना है भैया आपका? मैंने बताया 543, मतलब 583। अब बात करते हैं साबरमती। तो जो साबरमती नदी है, अगर इसके लंबाई की बात करते हैं, यहाँ पास लिखना हो देखो साबरमती, साबरमती नदी, अगर इसके मैं लंबाई की बात करता हूँ तो इसका लंबाई कितना है? 371 किलोमीटर। साबरमती की लंबाई कितना है? जब 371 किलोमीटर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना। और इसका उद्गम ना, इसका उद्गम अरावली श्रेणी से हुआ है। साबरमती नदी का अगर उद्गम की बात करते हैं, इसका उद्गम की बात करते हैं तो अरावली श्रेणी। देखो सभी नदियों का उद्गम आप लोग याद मत करेगा, जो मेन मेन है ना उन नदियों के उद्गम स्थल आप लोग याद करना। और बाकी लेंथ पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि लेंथ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसका लंबाई आपका 371 किलोमीटर है। तो क्या बोला गया था? कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उसके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है। घटते आकार मतलब जो सबसे बड़ा है वो तो पहले आएगा और सबसे छोटा है वो आपका लास्ट में आएगा। तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, तापी का 724, माही का 583 और साबरमती का 371 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बताओ जी, कौन सी नदी है वो आपका पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी, पेरियार, तुंगभद्रा या कावेरी? इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? भैया गोदावरी तो आपका पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और गोदावरी नदी के बारे में मैंने दो दो क्वेश्चन में पूरा बता दिया, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, सहायक नदी कौन कौन सी है ना। आगे बात करते हैं जो पेरियार नदी है। ये जो पेरियार नदी है ना, पेरियार नदी, यही नदी आपका पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि जो आपका गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, तुंगभद्रा हो गया, ये सब आपका सब पूर्व की ओर बहती है। ये भी पूर्व की ओर बहती है, ये भी आपका पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। अब बात करते हैं पेरियार नदी के उद्गम का। तो पेरियार नदी का जो उद्गम है ना, अन्नामलाई की पहाड़ी से हुआ है। इसका उद्गम अन्नामलाई, इसका उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ी से हुआ है। पेरियार नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अन्नामलाई की पहाड़ी से हुआ है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो आपका पेरियार नदी है, पेरियार नदी है, ये आपका केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी है ना, केरल की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना, ये केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, आपने एक परियोजना सुना होगा, इडुक्की परियोजना, है ना, इडुक्की परियोजना। तो जो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर ही है, इडुक्की,
इडुक्की परियोजना कौन सी नदी पर है पूछेगा, तो जो इडुक्की परियोजना है ये कौन सी नदी पर है, जब आपका पेरियार नदी पर है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी ये सब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। एक तरफ हिम नदी है, एक तरफ आपका नदी का नाम दिया गया है। बंदरपुछ यमुना, उसके बाद आपका बारह सिकरी चिनाब, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस। उपयुक्त में से कौन से युग्म आपका सुमेलित है, कौन से युग्म आपका सुमेलित है? जबरदस्त प्रश्न है यार, बेहतरीन प्रश्न है। आपको बताना है इनमें से कौन से युग्म आपका सुमेलित है। ऑप्शन है ए है एक, दो और चार, बी है आपका एक, तीन और चार, सी है आपका दो और पांच, और डी है आपका तीन और पांच। क्या बोल रहा है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित है? एक तरफ हिमनद के नाम दिए गए हैं और एक तरफ नदी के नाम दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? जो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, एक, दो और चार। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन एक, दो और क्या होगा? चार हो जाएगा। ठीक है, देखो एक मतलब अब जो आपका यमुना नदी का उद्गम है ना, ये आपका बंदरपुछ हिमनद से हुआ है, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। चिनाब नदी का उद्गम बारह सिगरी हिमनद से हुआ है, तो ये भी हमारा सही है। और चौथा देखो सियाचिन है ना, आपका सियाचिन हिमनद से आपका नुब्रा नदी का उद्गम हुआ है, ये भी हमारा सही है, याद रखिएगा। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुछ हिमनद से, चिनाब नदी का उद्गम बारह सिगरी हिमनद से, जबकि नुब्रा नदी का जो उद्गम है सियाचिन हिमनद से हुआ है। तो आपका एक, दो और आपका चार है ना, एक, दो और चार क्या जी सही है? जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया एक, दो और चार सबका आपका सही है। ठीक है, बाकी देखो, बाकी उसके बाद देखिए आपका तीसरा मिलाम है ना, मिलाम आपका बोला जा रहा है कि मिलाम हिमनद से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है। क्या बोल रहा है आपका? मिलाम हिमनद से आपका मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है, ये तो हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा सुमेलित नहीं है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका, उसके बाद क्या है आपका जेमू, जेमू से, जेमू हिमनद से मानस का उद्गम हुआ है बोला जा रहा है, ये भी हमारा सही नहीं है ना। आपका जो जेमू हिमनद है, यहाँ से आपका तीस्ता नदी का उद्गम हुआ है। किसका? तीस्ता नदी, यहाँ से तो तीस्ता नदी का उद्गम हुआ है, जबकि आपके पास मानस दिया जा रहा है। तो ये पांचवा तो हमारा गलत हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो मंदाकिनी नदी का मिलाम हिमनद, जो कि गलत है एक्चुअल में ना। मंदाकिनी नदी का जो उद्गम है ये आपका उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट है ना। मंदाकिनी नदी का उद्गम ये आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट से हुआ है। केदारनाथ, केदारनाथ के निकट से हुआ है, इसीलिए आपका तीसरा भी गलत है। तो इस सबको ध्यान रखना है, आपको रिवीजन के पर्पज से क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको अच्छे से चीजों को याद करते चलना है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां नदियां हैं? पहला दिबांग, दूसरा कमेंग, तीसरा लोहित। नीचे दिए गए कुछ का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। कि ए है केवल एक, बी है दो और तीन, सी है आपका केवल एक और तीन, और डी आपका एक, दो और तीन। बताना है इनमें से कौन सी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो देखो दिबांग नदी भी सहायक नदी है, कमेंग नदी भी सहायक नदी है, और लोहित नदी भी सहायक नदी। इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने आपका डी ऑप्शन लगाया, जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया सबका आंसर सेम है ना। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं, तो आपका चेमा युंगडुंग है ना, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है जी, है ना। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो कहते हैं। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दिहांग। ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये सदिया के निकट जब असम में प्रवेश करती है ना, जब ये आपका सदिया के निकट जब असम में प्रवेश करती है, तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं कुल लंबाई की बात करता हूँ तो लगभग 2900 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर से क्या आपका कुल लंबाई है, ध्यान रखना। ठीक है, और विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये भी आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। ठीक है, जो आपका माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप, तो ये भी आपका कौन से नदी पर है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेगा। तो ये आपका इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, एक, दो और तीन है ना। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी की बात करते हो तो ध्यान रखना आपका सुबनसिरी, आपने पढ़ा होगा सुबनसिरी। सुबनसिरी के साथ साथ आपको ध्यान रखना आपका मानस, मानस के साथ साथ आपको याद रखना है दिबांग, दिबांग के साथ साथ आपको याद रखना है लोहित, है ना, लोहित। लोहित के बाद आपको ध्यान रखना है धनसिरी। ठीक है, धनसिरी, धनसिरी के बाद आपका कामेंग हो जाएगा, है ना, कामेंग हो जाएगा। कामेंग के बाद ध्यान रखना आप लोग को पगला दिया, एक और नदी का नाम है पगला दिया, पगला दिया है ना, पगला, पगला दिया। तो ये सब क्या है? ये सब ना आपका किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। बाकी जितना भी तथ्य आप लोग को बताया जा रहा है, सभी तथ्यों को भी आप लोग को याद करते चलना है, सभी तथ्यों को भी आप लोग को क्या करते चलना है? जब आपको याद करते चलना है, ये आपको याद करना है। चलो आज करते हैं ना, चलो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं?
निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। अब आप क्या करना है, नदियों पर आपको विचार करना है। पहला वंशधारा, तीसरा प्राणहिता, दूसरा इंद्रावती और चौथा पिन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? आपको बताना है कि कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ए है एक दो और तीन, बी है दो तीन और चार, सी है एक दो और चार, और डी है आपका केवल दो और तीन। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको गोदावरी नदी के बारे में, याद आ रहा है? स्टार्टिंग में बताया था गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, मैंने आप लोगों को बताया है ना। और गोदावरी नदी की अगर हम लोग प्रमुख सहायक नदी की बात करते हैं तो पेनगंगा हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा, प्राणहिता हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा, ठीक है। और गोदावरी नदी को ही तो आपका दक्षिण भारत की गंगा या वित्त गंगा के नाम से भी जानते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो देखो, आपका वंशधारा, वंशधारा भी आपको गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और आपका, सॉरी, वंशधारा बोलता हूँ जी, आपका ये, इसका आंसर देखे ना, इसका आंसर देखो तो इसका सही आंसर आपका इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और आपका क्या हो जाएगा, प्राणहिता नदी आपको गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इसमें आपका इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, केवल दो और तीन। जिन्होंने आपका डी ऑप्शन लगाया, जिन्होंने आपका डी ऑप्शन लगाया है, केवल दो और तीन, सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पास देखो, यहाँ पास वंशधारा बोला जा रहा है, यहाँ पास वंशधारा बोला जा रहा है। तो ये जो आपका वंशधारा नदी है ना, ये आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखना। वंशधारा नदी ये गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। ये जो वंशधारा नदी है ना, ये उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है। वंशधारा नदी है, ये उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है। ये आपको गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और जो पेन्नार नदी की बात करते हैं, पेन्नार नदी, ये जो आपका पेन्नार नदी है ना, पेन्नार नदी है, ये भी आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। पिन्नार नदी भी आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपका वंशधारा और पिन्नार नदी तो नहीं है, लेकिन प्राणहित और इंद्रावती नदी है। बाकी मैंने जो जो चीज आप लोग को बताया, भैया गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना। गोदावरी की अगर प्रमुख सहायक नदी की बात करते हैं तो पेन गंगा हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा, प्राणहिता हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा। गोदावरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसी को ही विद्य गंगा कहा जाता है ना। आपको और ध्यान रखना है, गोदावरी नदी के बारे में लंबाई 1465 किलोमीटर है। देखो ये सब चीज मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया, इसलिए इसको वापस से मैं और नहीं लिख रहा हूँ। देखो लिखूंगा तो और समझ जाएगा, इसलिए ना केवल मैं आप लोग को ओरली आप लोग को बता रहा हूँ। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, आपको नदियों पर विचार करना है। पहला बराक, दूसरा लोहित, तीसरा सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ए है केवल एक, बी है दो और तीन, सी है केवल एक और तीन, और डी आपका एक दो और तीन। बताना है इनमें से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। बराक, लोहित, सुबनसिरी, बराक, लोहित और सुबनसिरी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका केवल दो और तीन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। आपका लोहित और सुबनसिरी है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, धारकना, ठीक है। लोहित नदी ना अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। जो आपका लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये कहाँ बहती है? आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में बहती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, आपका जो सुबनसिरी है, सुबनसिरी है, जो आपका सुबनसिरी नदी है ना, ये आपका ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो सुबनसिरी है आपका ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, ध्यान रखना, ठीक है। आपका ये सुबनसिरी नदी है ना जी, ये आपका तिब्बत के पठार से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश और असम में बहते हुए ये आपका ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो आपका लोहित नदी और सुबनसिरी नदी ये आपका अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं बराक नदी का, अगर हम लोग बात करते हैं बराक नदी का, तो ना आपका जो बराक नदी ये भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम में बहती है। ये कहाँ बहती है? असम में बहती है, साथ ही साथ मणिपुर में बहती है, साथ ही साथ आपका मिजोरम में बहती है। असम, मणिपुर और मिजोरम में बहती है ना। और उसके बाद ही आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है, बांग्लादेश से पहले चली जाती है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। इसका सही आंसर आपका दो और तीन हो जाएगा, बी ऑप्शन दो और तीन हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट पे क्या देखो, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? आपको आज से पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है। ऑप्शन है पहला, यह एक रेखीय भ्रंश घाटी में बहती है। दूसरा, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। तीसरा, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी दो और तीन, सी एक और तीन, और डी इनमें से कोई नहीं। वापस से क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? पहला, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में बहती है। दूसरा, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। तीसरा, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, केवल एक, है ना, केवल एक।
नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती है। कई क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं किसका, नर्मदा नदी का। अगर हम लोग बात करते हैं नर्मदा नदी का, तो ये जो आपका नर्मदा नदी है ना, ये कौन से घाटी में बहती है? आपका रिफ्ट घाटी में बहती है, विभ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, और नर्मदा नदी के उद्गम की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। 1312 किलोमीटर क्या है जबकि इसकी लंबाई है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। और जनरली देखा जाए तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ना आपका पूर्व दिशा की ओर बहती है, लेकिन आपका नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ये सब आपका किधर, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, इसका सही आंसर आपका केवल ए हो जाएगा। क्या होगा आपका? केवल ए हो जाएगा। ऐसा क्यों है? देखो यहाँ पर बोला गया था कि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? तो देखो भैया, आपका रिफ्ट वैली से, रिफ्ट घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी। इसलिए इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। जबकि तीसरा देखो, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है बोला जा रहा है। भूमि का जो ढलान है वो आपका मध्य भारत से आपका पश्चिम की ओर है बोला जा रहा है। ये तो आपका इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं होगा। एक्चुअल में जो ढलान है ना, ये आपका दक्षिण पूर्व की ओर है जी, पश्चिम की ओर नहीं, आपका दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ये तो आपका सही नहीं होगा, ये तो आपका सही नहीं होगा। इसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, देखो ये जो आपका नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है आपका विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है ना। आपका विंध्याचल और सतपुड़ा नदी के बीच में बहती है। लेकिन ये आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने का कारण नहीं है, ये आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने का कारण नहीं है। हाँ, इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, कश्मीर हिमालय के झीलों के संदर्भ में कौन से युग्म सुमेलित है? आपको बताना है कश्मीर हिमालय के झीलों के संदर्भ में कौन से युग्म सुमेलित है। डल झील मीठे पानी की झील है, वुलर झील खारे पानी की झील है, और पांगोंग सो झील ये खारे पानी की झील है, और सोमुरीरी झील मीठे पानी की झील है। कूड़ दिया गया है, ए है केवल एक और तीन, बी है केवल एक दो और तीन, सी है केवल एक तीन और चार, और डी है आपका एक दो तीन और चार। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, कौन कौन सा आपका सही है, कौन सा सुमेलित है। देखो, अगर बात करते हैं आपका डल झील, तो भैया डल झील क्या है? आपका मीठे पानी की झील है। चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर मीठे पानी की झील की बात करते हैं, मीठे पानी की झील, अगर मीठे पानी की झील की बात करते हैं तो कौन कौन सा मीठे पानी की झील है भैया? जैसे कि डल झील हो गया, वुलर झील हो गया, है ना, डल झील हो गया, साथ ही साथ जो आपका वुलर झील हो गया, वुलर झील, ये दोनों क्या आपका मीठे पानी की झील है, आपको ध्यान रखना है। वही अगर मैं खारे पानी की झील की बात करता हूँ, खारे पानी की झील है ना, खारे पानी की झील की अगर मैं बात करता हूँ, तो खारे पानी की झील में कौन कौन सा झील आ जाएगा? जैसे आपका पांगोंग सो झील हो जाएगा, है ना, पांगोंग, पांगोंग, पांगोंग सो झील हो जाएगा। साथ ही साथ आपका ये सो मुरुरीरी है ना, सो मुरुरीरी झील, ये भी खारे पानी की झील है। ये भी कौन सी झील है? आपको खारे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। अब देखो चलो, डल झील मीठे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। वुलर झील भी तो मीठे पानी की झील है, जबकि आपके पास खारे पानी की झील बोला जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पांगोंग सो झील ये खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। सोमुरिरी झील ये भी आपका क्या है? खारे पानी की झील है, ये भी खारे पानी की झील है, जबकि यहाँ पास आपका मीठे पानी की झील बोला जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका एक और तीन, जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया, जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया, सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो पांगोंग सो झील है और जो सोमुरिरी झील है, ये खारे पानी की झील है, जबकि डल झील और जो वुलर झील है, ये आपका मीठे पानी की झील है। आगे बात करते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? पहला रावी, दूसरा व्यास, तीसरा झेलम, चौथा सतलज, पांचवा आपका यमुना। पूर दिया गया है, ए है केवल एक दो और तीन, बी दिया गया है एक दो चार और पांच, सी दिया गया है केवल दो तीन चार और पांच, और डी दिया गया आपको उपयुक्त सभी। बताना इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्या बोल रहा है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, केवल एक दो चार और पांच, केवल एक दो चार और पांच इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय प्रदेश के अंतर्गत बहने वाली अगर नदी की बात करते हैं तो आपका रावी हो जाएगा, रावी के साथ साथ आपका ब्यास हो जाएगा, ब्यास के बाद आपका सतलज हो जाएगा। ठीक है, रावी, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, यमुना हो गया। ठीक है, यमुना, ठीक है, यमुना, ये सब क्या है? ये सब आपका हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसीलिए इसका सही आंसर आपका एक दो चार और पांच हो जाएगा। जबकि जो आपका झेलम नदी है, देखो, जबकि आपका झेलम नदी, जो झेलम नदी है, इसका अपवाह क्षेत्र है ना, ये आपका कश्मीर हिमालय क्षेत्र में है, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में, तो इसलिए इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, झेलम नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध आपका कश्मीर हिमालय से है, ये आपको ध्यान रखना है। किस हिमालय से है? कश्मीर हिमालय से। लेकिन यहाँ पास ये बोला गया था हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में, है ना, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में बोला गया था, इसलिए इसका सही आंसर रावी, व्यास, सतलज और यमुना। जबकि जो झेलम हिमालय है, इस आपको मतलब झेलम नदी है, तो झेलम नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध कश्मीर हिमालय से है। झेलम नदी के अपवाह का संबंध किससे है? आपका कश्मीर हिमालय से।
कश्मीर हिमालय से है, ध्यान रखना, जबकि आपस हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में बोला गया था। तो इसका सही आंसर रावी, व्यास, सतलज और यमुना, सबके बारे में मैंने पढ़ा भी दिया, लंबाई लंबाई। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या देखते हैं, नेक्स्ट पेज हमारा क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को अरब सागर की अरब की खाड़ी के अफवाह तंत्र से अलग करती है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो संरचना है वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करती है। दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री। कूट दिया गया है, ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और डी आपका एक, दो और तीन। चलो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, एक, दो और तीन। दिल्ली कटक भी, अरावली भी और सह्याद्री भी, है ना। तो भारतीय अपवाह तंत्र को ना विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ध्यान रखना। समुद्र में जल विसर्पण के आधार पर ना इसे दो समूह में बांटा गया है, अरब सागर अपवाह तंत्र और दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो ये जो अपवाह तंत्र है वो आपको दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री द्वारा विलग किए जाते हैं या अलग किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर आपका दिल्ली कटक, आपका अरावली और सह्याद्री। तो जिन्होंने आपका डी ऑप्शन लगाया ना, सबका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, आपको इन कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन देखिए, सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरा, महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। आपको बताना है, क्या पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है। आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन से कथन आपका सत्य है। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, पहला हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा आपका, जो महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। इसका सही आंसर कौन से कथन आपका सत्य है बोला जा रहा है, कौन से कथन आपका सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर आपका केवल दो हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा। ठीक है, देखो आपका महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है ना। और महानंदा, अगर महानंदा नदी के उद्गम की बात करता है तो दार्जिलिंग पहाड़ी से ना, दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी का क्या होता है, आपका उद्गम होता है। और ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। बाकी अगर बात करते हैं सोन नदी का, है ना, अगर बात करते हैं सोन नदी, तो भैया जो सोन नदी है, सोन नदी इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका उद्गम आपका अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। और सोन नदी ना दक्षिणी तट पर गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है, दक्षिणी तट पर आपका गंगा की बड़ी सहायक नदी है ना। यहाँ पास क्या बताया जा रहा है कि सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी बोला जा रहा है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअल में ध्यान रखना, सोन नदी दक्षिणी तट पर गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका केवल दो हो जाएगा। यहाँ पर पश्चिमी लिखा है जो कि गलत है, एक्चुअल में क्या है आपका दक्षिणी तट पर है, कहा आपका दक्षिणी तट पर है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सत्य है। आपको सत्य कथन की पहचान करना है। पहला, यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है। दूसरा, बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। तीसरा, चंबल नदी अपने उत्खाद वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। कूट दिया गया, ए है केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन और डी आपका केवल तीन। बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखो यमुना की अधिकतर सहायक नदी ना विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है, तो पहला ही स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका अगर मैं यमुना नदी की अधिकांश सहायक नदी की बात करता हूँ, जैसे कि आपका चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, इन सभी का जो उद्गम है ना विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी उसके बाद देखो दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बनास चंबल की एक मात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। क्या बोला जा रहा है, बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ऐसा बोला जा रहा है। एक्चुअल में जो बनास है ना, बनास है ये आपका चंबल की, बनास है चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है ना। ये अरावली पर्वत से निकलती है, जो बनास नदी है आपका अरावली पर्वत से। यहाँ पास विंध्याचल पर्वत दिया गया जो कि गलत है, यहाँ पास अरावली पर्वत होगा, क्या होगा जब अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, इसलिए आपको दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, चंबल नदी अपने उत्खाद भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, तो तीसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। चंबल नदी है, चंबल नदी ये अपने उत्खाद आपका भू आकृति के लिए क्या है, जब आपका फेमस है, उत्खाद भू आकृति के लिए क्या आपका फेमस है, ठीक है। चलो इसी को आपका चंबल खड्ड या बीहड़ कहा जाता है, जो आपका उत्खाद जो भू आकृति है उसी को आपका चंबल खड्ड या बीहड़ कहा जाता है। तो आपका पहला सही है और तीसरा सही है, इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। जिन्होंने सी ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है, सी ऑप्शन सबका सही है।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे, देखिए प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रायद्वीपीय नदियां अपना मार्ग बदलती रहती है। दूसरा, ये नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं करती है। तीसरा, प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। और चौथा, प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? आपको बताना है कौन से कथन सत्य है। पहला, एक, दो और तीन। दूसरा, केवल दो, तीन, चार। तीसरा, केवल एक और तीन। और चौथा, आपको उपयुक्त सभी बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा पता है? जिसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन, केवल दो, तीन और चार। केवल दो, तीन, चार से इसका सही आंसर होगा। देखो, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता के बारे में आपको बताना है। यहाँ पास पहला बोला जा रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियां अपना मार्ग बदलती रहती है ना? ये आपका गलत है। जो प्रायद्वीपीय नदियां है ना, ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। ये नदियां न तो विसर्पों का निर्माण करती है और न ही बारहमासी है, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए आपका प्रायद्वीपीय नदी अपना मार्ग बदलती रहती है बोला जा रहा है, ये क्या होगा? आपको गलत हो जाएगा। तो पहला तो हमारा गलत होगा। बाकी ये नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं करती, विशेष मैंने बताया। आपका जो प्रायद्वीपीय नदियां विसर्पों का निर्माण क्या है आपका? नहीं करती है, ध्यान रखना, ये तो हमारा सही है। प्रायद्वीपीय नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। जो आपका बंगाल की खाड़ी में जितने भी जो आपका नदियां जाती है वो किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि जो अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाद द्रोणीय आकार में अपेक्षाकृत आपका छोटी है, ये भी आपका सही है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है ना, और प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाद द्रोणीय क्या अपेक्षाकृत छोटी है। तो आपका दूसरा सी है, तीसरा सी है, चौथा सी है, लेकिन पहला हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, जबकि यहाँ पास मार्ग बदलती रहती है बोला जा रहा है, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। दूसरा, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग है। कूट दिया गया, ए है केवल एक, सी है एक और दो दोनों, बी है केवल दो, और डी न तो एक और ना ही दो। बताना इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन, मतलब एक और दो दोनों सत्य है। मतलब पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। और प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र क्या है आपका? अंग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? जब आपका इसका सही आंसर सी ऑप्शन, मतलब देखो, पश्चिमी तट के समीप ना जो आपका पश्चिमी घाट है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नर्मदा और तापी को छोड़कर देखा जाए तो अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां है ना, वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मैंने बताया था, नर्मदा और तापी तो आपका किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ना। और प्रायद्वीपी के उत्तरी भाग से निकलने वाले जैसे कि चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, सोन नदियां, ये सब आपका गंगा नदी तंत्र के अंग ही है। तो इसका सही आंसर आपका दोनों हो जाएगा, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। दूसरा बोल रहा है कि प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग है, बिल्कुल है। जैसे कि मैंने नाम बताया आपको, चंबल नदी हो गया, सिंध नदी हो गया, बेतवा हो गया, केर हो गया, सोन हो गया, ये सब क्या है भैया? ये गंगा नदी तंत्र के अंग ही तो है। तो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? आपको बताना है कौन सी नदियां आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तापी, साबरमती, पेरियार, शरावती और आपका वैगई। बताना है। ऑप्शन है, ए है केवल एक, दो, तीन और चार। बी है एक, दो, तीन और पांच। सी है केवल दो, तीन और चार। और डी उपयुक्त सभी। कौन सी नदियां है वो आपका पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन, केवल एक, दो, तीन और चार। मतलब देखो, तापी नदी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, साबरमती भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पेरियार भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और शरावती भी आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जबकि ये जो आपका वैगई नदी है ना, वैगई नदी है, ये आपका तमिलनाडु में ना, जो वैगई नदी है आपका तमिलनाडु में पूर्व की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, ये अपना जल है आपका बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जो वैगई है वो तमिलनाडु में पूर्व की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, और ये अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जबकि ये सभी जो नदियां हैं, साबरमती, तापी, पेरियार, शरावती, ये सभी आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये आप अच्छे से याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं साबरमती नदी का, तो साबरमती और जो आपका माही नदी है ना, साबरमती और जो आपका माही नदी है, ये गुजरात की दो प्रमुख नदी है। साबरमती नदी हो गया, माही नदी हो गया, गुजरात की दो प्रमुख नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। गोवा में भी दो प्रमुख नदी है, जैसे कि गोवा में आपका मांडवी और जुआरी। गोवा में मांडवी और जुआरी, ये दो आपका दो प्रमुख नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और आपका कर्नाटक में देखा जाए तो कर्नाटक में शरावती नदी है, जो ये भी आपका पश्चिम की ओर बहती है। कर्नाटक में शरावती नदी है, वो पश्चिम की ओर बहती है, इसको भी ध्यान रखना। आपका केरल है ना, केरल में देखा जाए तो केरल में आपको जो पेरियार नदी है, पेरियार नदी, ये भी आपको क्या, आपको पश्चिम दिशा की ओर बहती है ना, आपका पश्चिम दिशा की ओर बहती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका एक, दो, तीन और चार। जबकि वैगई आपका बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, मतलब ये पूर्व दिशा की ओर बहती है।
प्रायद्वीपीय नदियों में उनके उद्गम स्थल के संबंध में सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए। आपको सूची एक को सूची दो से आपको सुमेलित करना है। मैंने पढ़ा दिया है, अब जल्दी से, इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक का क्या आएगा? देखो, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? जो ताप्ती नदी का उद्गम आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से है ना। तो एक का क्या आएगा? एक आपका 3 हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। तो आपका बी का क्या आएगा? बी का आपका 4 हो जाएगा। बी का आपका 4 होगा। और आपको कृष्ण नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी से, तो आपका सी का क्या आएगा? 2 आएगा। सी का क्या आएगा जी? आपका 2 आएगा, ठीक है। और आपको कावेरी नदी का उद्गम आपको कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो क्या होगा आपका? डी का क्या आएगा? आपका 1 आएगा। तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसका सही आंसर ए का 3, बी का 4, सी का 2 और आपका डी का 1 हो जाएगा। तो जिन्होंने ये आपका लगाया, सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और आपको कावेरी, क्या करना है आपको? घटते क्रम के अनुसार क्या करना है? इसको व्यवस्थित करना है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, ए ऑप्शन है 1 2 3 और 4, बी है आपका 2 1 3 और 4, सी ऑप्शन है आपका 1 2 4 और 3 और डी ऑप्शन 2 3 1 और 4, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन 2 3 1 और 4। अगर गोदावरी नदी की लंबाई की बात करते तो 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई की बात करते तो 1402 किलोमीटर है। कावेरी नदी की अगर हम लंबाई की बात करते तो आपका 800 किलोमीटर है, ठीक है। और आपका नर्मदा नदी की लंबाई की बात करते तो आपका 1312 किलोमीटर है। क्या बोला गया था? आपका घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जो सबसे बड़ा है वो पहले आएगा 1465। उसके बाद क्या आएगा? 1465 के बाद 1402। 1402 के बाद इसके बाद क्या आएगा जी? उसके बाद आएगा आपका 1312। 1312 के बाद क्या आएगा आपका? 800। तो ये हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। तो आशा कर रहा हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। तो एक्चुअली में तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए ना मैं कल भी केवल एक ही क्लास ले पाया था जी, है ना। फीवर हो गया है, बहुत ज़्यादा सर्दी वर्दी हो गया है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लास मिले, क्योंकि अब समय बहुत कम है ना। बाकी देखो, अपवाह तंत्र के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब मैं आप लोग को परियोजना वगैरह उसके क्वेश्चन कराऊंगा। फिर आपका मिनरल्स वगैरह हो गया, है ना, जलवायु वगैरह हो गया, मिट्टी वगैरह हो गया, इसके भी मैं क्वेश्चंस आप लोग को कराऊंगा। कोशिश करूंगा मैं इसके बाद आपका क्लास आप लोग को मिल जाए। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।